वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डिज़ायर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल साइंस पार्ट 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसको आज हम देखने वाले हैं, जिसको आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया अथवा काल्पनिक दृश्य का क्या है। उसने पूछा है कि यूटोपिया या फिर अथवा काल्पनिक जो दृश्य होता है वो क्या है। तो एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो है ओटो वॉन बिस्मार्क को। तीसरा क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी। तो मैथ्सनी ने 1832 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो 20 सितंबर 1870 ईस्वी में एकीकरण इसका पूरा हुआ था इटली का। 1804 में 4 की नेपोलियन नागरिक संहिता का विवरण दीजिए। तो इसका विवरण है कि नेपोलियन संहिता के नाम से जाने जाते हैं। नेपोलियन जो है वो संहिता के नाम से जाने जाते हैं और जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों समाप्त कर दिए गए थे। और उन्होंने क्या किया था कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, प्रशासनिक जो विभाजन थे उनको सरल बनाया और समन्वय व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों की जागीरदारी से उनको मुक्ति दिलाई। जो किसानों की वो जागीरदारी थी उनको भी उनसे मुक्ति दिलाई थी। और शहरों में कारीगरों की श्रेणियों को श्रेणियों को नियंत्रण से हटाया था और यातायात और व्यवस्था संचार की सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक का क्या योगदान था। तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था और जहाँ क्षेत्रीयों की बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं। यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवादी थे तो उनका क्या था, उनको संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी। और संगीत ने भी इनका राष्ट्रवाद में बहुत अपना योगदान दिया था। अब है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो इसके कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण है इसका, बाल्कन प्रदेशों में विभिन्न जाति के समूह निवास करते थे उसमें। दूसरा है कि इन जातियों समूह में आपसी संघर्ष होता रहता था, मतलब इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। तीसरा कारण है कि पूरे क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था जो कि अपने पतन के कगार पर था। चौथा इसका है कि बाल्कन के जल क्षेत्र पर नियंत्रण करके उन्होंने यूरोप में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी योजना बनाई थी। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के कारण क्या थे। या इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तार से विवरण दीजिए या वर्णन कीजिए। या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। या फिर ये कह लीजिए कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, इनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति, या फिर यहाँ से भी है कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारण का क्या थे उनके आर्थिक कारण। तो यूपी बोर्ड पेपर में अगर ये प्रश्न आते हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके रूप में आ सकते हैं, इस तरह के रूप में आ सकते हैं।
तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं तो आपका आंसर सिर्फ यही होगा कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। अब इसका पहला है कि राजनीतिक कारण बने थे। तो फ्रांस के शासक निरंकुश थे और वे क्या थे, वो राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे प्रजा जो राजा थे वे प्रजा के सुख दुख की चिंता ना करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते रहते थे। आगे देखिए, अब इसका सामाजिक कारण है इसका पादरी वर्ग। जो उसका पादरी वर्ग था अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था, 3 भागों में बटा हुआ था। जो पहला भाग था वो था कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी या फिर उच्च धर्माधिकारी आते थे। उस समय सामाजिक कैथोलिक चर्च के एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूला करता था। जो क्या था, किसानों का 10% भाग, उनकी कमाई का 10% भाग वो वसूला करते थे। अब आज तीसरा कारण है हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि जनता का आर्थिक शोषण, राज दरबार की शानो शौकत एवं उच्च श्रेणी के व्यक्तियों का विलासप्रियता तथा लंबे खर्चीले युद्ध के कारण धन प्राप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे। उन पर अनेक तरह के कर्ज चढ़ाया जाता था और उनकी वसूली अत्यंत निर्दयतापूर्वक की जाती थी। मतलब बड़ी ही बेरहमी से उनकी जो पहले कर लगा देते थे तो उन करों की वसूली की जाती थी। अब यहाँ हमारा 9वां क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो इसका है कि हमारा पहला है उत्तर इसका कि शासन संबंधी सुधार जो नेपोलियन किए थे। तो नेपोलियन की शासन व्यवस्था पूरी तरह से कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित है। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया था। और नंबर दूसरा है कि उसने फिर आर्थिक सुधार किया था। आर्थिक सुधार में उसने क्या क्या किया था कि नेपोलियन ने फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी और मजदूरों का वेतन निश्चय रूप से बढ़ा दिया था, निश्चय किया था, जो कि मजदूरों का जो कमाई थी वो कोई तय नहीं की गई थी। तो उसने क्या किया था, नेपोलियन ने मजदूरों का जो कमाई थी, काम का वेतन था, उसको निश्चय किया था। उसने चोर बाजारी सट्टेबाजी को भी समाप्त कर दिया था। अब इसका तीसरा कारण है कि धार्मिक सुधार। उसने धार्मिक सुधारों में क्या क्या किया था ये देखते हैं। अपने देशवासियों को धार्मिक आज़ादी देने का प्रयत्न किया था और राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की भी आज़ादी दे दी। शिक्षा संबंधी सुधार हमारा चौथा है। शिक्षा संबंधी सुधार में उसने क्या किया था, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण सुधार किया था। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक बड़ा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला है सोपान। पहला सोपान है इसका, इटली के छोटे छोटे राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी। इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसका द्वितीय सोपान है कि इस सोपान में गैरिबाल्डी और काबूर ने अकथक प्रयत्न किए और इटली के एकीकरण को संभव किया। काबूर एक परम देशभक्त थे। काबूर ने अपनी योग्यता से तत्कालीन सभी कठिनाइयों को सुलझाया था। अब इसका तृतीय सोपान है कि इटली के एकीकरण के लिए मैथनी तथा गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सिसिली के
विद्रोह से लाभ उठाकर गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और रोम तथा वेनेशिया पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट ज़रूर करिए और देखते रहिए हमारा चैनल यूट्यूब पर माई डिज़ायर। आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे सोशल साइंस के अगले पार्ट को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।